बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए तो ये ना कहा करो अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। अलबत्ता ये कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर यूं ही थी और इन्होंने जो चाहा किया, क्योंकि अगर का लफ्ज़ शैतान के काम का दरवाज़ा खोल देता है। आज का हमारा टॉपिक है लोरेंट्ज़ फोर्स। लोरेंट्ज़ फोर्स क्या है, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और एट दी एंड हम इसके बारे में सीखेंगे कि ये जो डेफिनेशन हमने की थी इसके क्या मीनिंग्स थे। तो स्टार्ट में मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ, लेकिन इस चीज़ की जो समझ है वो आर्टिकल के एंड पे या इसके दरमियान में आपको जाके आएगी। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं लोरेंट्ज़ फोर्स को। कैसे डिफ़ाइन करेंगे, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। लोरेंट्ज़ फोर्स जो है वो वेक्टर सम है। किसका आंसर है, ये वेक्टर सम है इलेक्ट्रिक फोर्स का, और इसमें साथ जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है। कोई हमारे पास चार्ज होगा, उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी और उस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। हम वेक्टर वाले तरीके से, जो वेक्टर का मेथड होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं फोर्स, हम वेक्टर सम लेंगे इलेक्ट्रिक और किसका, मैग्नेटिक फोर्स का। किस पर लग रही होंगी, ऑन अ चार्ज, किसी चार्ज पार्टिकल पे लग रही होंगी। तो इन दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होता है उसको हम बोलते हैं लोरेंट्ज़ फोर्स इज कॉल्ड, इसको मैं ऐसे शॉर्टली लिख देता हूँ, लोरेंट्ज़ फोर्स। ये बेटा सबसे पहले हमने लोरेंट्ज़ फोर्स को डिफाइन कर लिया। आप लोगों ने भी इसी तरह इसको जो है डिफाइन करना है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इसके बारे में, इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में कि एक्सप्लेन इसको हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो प्लेट्स हैं जो आपस में पैरेलल पड़ी हैं। अब हम मूव कर रहे हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। ये जो हमने ऊपर बात लिखी है, इसमें हमें दो चार्ज प्लेट्स लेना पड़ेंगी। ये हमने एक ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट ले ली, बिल्कुल इसके पैरेलल में हम यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट ले लेंगे। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। तो बेटा आप लोग जानते हैं कि जब इस तरह हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट हो, एक नेगेटिव प्लेट हो, इन दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, विच इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू या पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, which is represented by the green lines called electric field lines. Now we have a charge Q. अब हमारे पास क्या है, एक चार्ज है और यानी एक पार्टिकल है, उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, Q। इसको हम क्या करेंगे, which is placed, जिसको रखा जाता है, किस में रखा जाता है, आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड में। दो प्लेटों के दरमियान जो फील्ड है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ पे हमने एक चार्ज को रख दिया और उस पार्टिकल का चार्ज कितना है, आंसर है क्यू चार्ज है। ठीक है बेटा, पॉजिटिव चार्ज मान ले। तो अब मैंने क्या किया, उस चार्ज को यहाँ प्लेटों के बीच समझ लें यहाँ पर रख दिया। तो ये बेटा चार्ज को मैंने यहाँ प्लेटों के दरमियान ऐसे सेट कर दिया। आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई ऐसे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाती है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज को ये प्लेट इधर धकेलेगी और इसी पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट भी इधर ही धकेलेगी। तो इस चार्ज पर एक इस तरफ फोर्स अमल करना शुरू हो जाएगी। तो ये वाला चार्ज जो है इस पर इस प्लेट ने फोर्स लगाई, या यूं कह लो कि इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगी। आप इस तरह कुछ भी नाम ले सकते हैं। इस फोर्स को बेटा हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि इस चार्ज पर ये प्लेटें या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है, ये इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स।
तो ये चार्ज क्या करता है, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो बेटा ये एक्सपीरियंस करता है, किसको एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस टू इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस करेगा, ये मैंने मेंशन कर दिया। और वो कितनी फोर्स है, आंसर है एफ। इसकी सब्सक्रिप्शन में इसके सबस्क्रिप्ट में हम लोग लिख देंगे ई, ठीक है। और आप लोगों ने बेटा ये चैप्टर नंबर 1 में यानी चैप्टर नंबर 12 में स्टडी किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो बराबर होती है वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई जो उसके अंदर चार्ज रखा है। तो बेटा इसके अंदर हमने चार्ज कितना रखा है, क्यू, तो बेटा ये फोर्स उस पर लगेगी। जैसे ज़मीन किसी चीज़ पे फोर्स कितनी लगाती है, mg, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई हम चार्ज पार्टिकल को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगाती है वो लगाती है E मल्टीप्लाई बाई क्यू। और इसको फोर्स को जो हम नाम देते हैं इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। बात समझ गए। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जब इस पर लगेगी, हमने इसको जब रखा था तो मान लें कि ये चार्ज इस वक्त मिसाल के तौर पर रेस्ट पे था और इसके बाद हम इसको छोड़ के पीछे हट गए। अब बताइए क्या यहाँ पे रुका रहेगा, आंसर है ये प्लेटें इसको फोर्स लगा रही हैं, तो जब किसी चीज़ पे फोर्स लगती है वो चीज़ जो है मूव करती है, उसको धक्का लगता है। जैसे कोई चीज़ यहाँ पे हो या कोई चीज़ ज़मीन की तरफ जाती है, ज़मीन उसको फोर्स लगाती है तो भाग के ज़मीन की तरफ जा रही होती है और इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है। इसी तरह ये चार्ज पार्टिकल हमने इसके अंदर रखा था तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, ये भाग के इधर जाएगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है। तो जब इसके अंदर चेंज आएगा तो इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी की तब्दीली होगी, मतलब कि यहाँ पर इसके अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगा के इसको एक्सेलरेट कर दिया, इसकी वेलोसिटी में चेंज पैदा कर दिया। अब हमें उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज पार्टिकल के अंदर कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल वहाँ पे रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूसर्स उसके अंदर पैदा करती है, क्या पैदा करती है, आंसर है एक्सेलरेशन पैदा करती है, प्रोड्यूसर्स एक्सेलरेशन, ठीक है। किस में, चार्ज पार्टिकल में जो हमने वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने शॉर्टली लिख दिया। अब अगला सवाल है कि एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। तो बेटा एक्सेलरेशन का एक फार्मूला हम न्यूटन के सेकंड लॉ से लेते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ बेटा हमारे पास क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ हम जानते हैं, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ बच्चों होता है F इक्वल टू m इंटू क्या है a, यानी उस चीज़ की फोर्स और उस चीज़ के अंदर पैदा शुदा एक्सेलरेशन और ये उसका मैस। हम इस इक्वेशन से चेक कर सकते हैं कि किसी चीज़ के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो बराबर हो सकता है उस पर लगने वाली फोर्स डिवाइडेड बाई उसका मैस। चूँकि यहाँ पे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो हमने चार्ज रखा था इस चार्ज के अंदर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो इस चार्ज की एक्सेलरेशन क्या आएगा, इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स डिवाइडेड बाई उसका मैस। तो मेरा बेटा इस पे लगने वाली फोर्स कितनी है, अभी हमने यहाँ पे चेक की, इस पे लगने वाली फोर्स E मल्टीप्लाई बाई क्या है, Q डिवाइडेड बाई समझ लो इस चार्ज पार्टिकल का जो मैस है वो कितना है, M। तो फाइनली हमने क्या चीज़ बेटा निकाल ली, आपसे पेपर में एज MCQ पूछ सकता है, ये भी एज MCQ पूछा जा सकता है, ये वाला भी। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ कि उस चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सेलरेशन पैदा किया वो बराबर होगा E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई उसका चार्ज डिवाइडेड बाई उसका क्या आ जाएगा सर, उसका डिवाइडेड बाई मैस आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने एक पॉइंट याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQ पूछ सकता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सेलरेशन पैदा कर सकती है। तो आप बोलेंगे यस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन पैदा करती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन पैदा करती है बेटा वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो आपके सामने हर चीज़ है। जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जितना चार्ज बड़ा होगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा। मिसाल के तौर पर 5 कूलम चार्ज रख दिया, 10 कूलम भी रख दिया, तो जिसका चार्ज ज़्यादा है उसके अंदर वाला एक्सेलरेशन भी ज़्यादा आएगा। और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पर एक्सेलरेशन भी उतना ज़्यादा पैदा होगा। और जितनी कोई भारी चीज़ होगी
मास ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन कम होगा। जैसे एक पर्सन है जिसका मास 70 kg है और एक पर्सन है जिसका मास 200 kg है, तो ये 70 किलोग्राम वाला बंदा है, ये 200 किलोग्राम वाला है। मैं इसको भी धक्का देता हूँ, इसको भी धक्का देता हूँ, तो मुझे बताओ ज़्यादा वेलोसिटी के अंदर चेंज किसका आएगा? इसकी तो कलाबाजियाँ लग जाएंगी और इसको कुछ भी फील नहीं होगा, ये इतना भारी है, बहुत थोड़ा सा हिलेगा, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन थोड़ा आता है, इसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा आता है। तो याद रख लो, एक ये जनरल सी चीज़ होती है, कोई भी मैस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका बेटा मैस ज़्यादा होता है उसको एक्सेलरेट करना मुश्किल होता है या उसके अंदर उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ तक हमने ये एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर ली, आपके सामने इसका पता चल गया। अब यहाँ पे क्या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगी है क्या ये वर्क करती है? सवाल पूछा कि क्या ये वर्क करती है। तो बेटा वर्क का फार्मूला क्या होता है? वर्क होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब आपको पता होना चाहिए ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल किसके दरमियान होता है? ये बेटा फोर्स के दरमियान होता है और जो वहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है उसके दरमियान होता है। ठीक है, तो अब मुझे देख के बताइए, ये चार्ज पार्टिकल जिसको हमने रेस्ट में यहाँ पे रखा था, तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स भी अमल करती है और कितनी फोर्स अमल करती है? आंसर है E इंटू क्यू। जब ऐसे ये चल के जाता है तो समझ लो कोई डिस्प्लेसमेंट डी कवर करता है। अब मुझे बताइए एंगल कितना है? तो याद रख लो जिधर फोर्स लग रही है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर इस केस में, ये जो मैं केस बना रहा हूँ इसके अलावा भी केसेस बन सकते हैं, इधर ही फोर्स लग रही है और इधर ही ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो फिर यहाँ पे एंगल 0 आ जाएगा। तो बेटा आप सबको पता है कि हमारे पास E मल्टीप्लाई बाई क्यू और यहाँ पे क्या है D और का 0 कितना होता है 1। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बने तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क होता है इसके इक्वल होता है। तो अगर आपसे पूछे क्या इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर सकती है, तो आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैन वर्क, ये वर्क कर सकती है, इसे हम वर्क करवा सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं? तो ये एक भी MCQ दिया आपके पास कि इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स से हम किसी चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। तो हमने पुट करके चेक किया, जवाब 0 नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब ये जो वर्क है 0 तो नहीं आया, तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स ने किया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क या इलेक्ट्रिक फोर्स कैन वर्क, यहाँ पर ये काम कर रही है, ये कर सकती है। ठीक है, अब अगला सवाल है कि ये तो स्टोरी ख़त्म होगी इलेक्ट्रिक फोर्स वाली, तो जब ये वर्क करेगी तो ठीक है, सारा कुछ क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो बेटा हमने स्टडी करना है वो क्या है, वो देखिए ज़रा कि क्या होने वाला है। एक और चीज़ बताइए कि अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा है, इस सिचुएशन में हम रख के पीछे हट जाते हैं, तो बताइए इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? आंसर है ये इधर को धक्का लगेगा, जाएगा भी इधर को, तो इस केस में इसकी वेलोसिटी जो है बेटा वो बढ़ जाएगी। बात समझिए कि नहीं? तो अगर हम एक और चीज़ यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ से चार्ज रखा, ये देखिए ये चार्ज रखा और मैंने रेस्ट में नहीं रखा, मैंने इस चार्ज को 10 की वेलोसिटी से इधर धक्का दिया। इस चार्ज को कितनी वेलोसिटी से? 10 की वेलोसिटी से किधर धक्का दिया? इस तरफ। तो आपको पता है आपने जो वेलोसिटी दी है वो इस तरफ है, आपने जो वेलोसिटी दी वो इस तरफ है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगानी है उसके अपोजिट है। तो जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फेंकेंगे, जब उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बोलो किधर फेंकेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में फेंकेंगे, तो बेटा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वेलोसिटी को अगेंस्ट फोर्स लगाएगी जो वेलोसिटी कम कर देगी। और वेलोसिटी कब बढ़ेगी? वेलोसिटी तब इंक्रीज होगी अगर उसको हम मूव करवा रहे हैं या वो मूव कर रहा है इन डायरेक्शन ऑफ E, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर आप उसको अपोजिट मूव करवा रहे हैं, किसके अपोजिट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो फिर इस तरह बेटा उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये भी पॉइंट्स हैं जो आपके एज MCQs पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की समत में भेजोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भेजोगे वेलोसिटी कम होगी, रेस्ट में रखोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। 3 केसेस बना दिए, रेस्ट में रखोगे वेलोसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भेजोगे फिर भी वेलोसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भेजोगे तो फिर बेटा वेलोसिटी कम होगी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी कम होगी तो फिर उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा। अब हम नेक्स्ट चीज़ जो स्टडी करेंगे वो है कि ये जो चार्ज है इसको तो सिर्फ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा और सारी बातें कर ली। अब हम इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे।
कहाँ पे फेंकेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अब हम इस चार्ज को जो है उस पर लगने वाली फोर्स देखेंगे, लेकिन इस चार्ज को प्रोजेक्ट किया जाएगा। कहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाएगा? यानी फेंका जाएगा। किस में फेंका जाएगा? आंसर है मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब ये स्टोरी थोड़ी समझिए किस तरह बनेगी। हम यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड को ड्रा कर लेते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड मैं ड्रा करने जा रहा हूँ तो यूँ समझ लें कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज है। ठीक है, यहाँ पे बना लेता हूँ, 2-3 सिचुएशंस जो है वो बन सकती हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं इनटू द बोर्ड या इनटू द प्लेन, आप जो भी कहना है कह लें, इनटू द प्लेन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ये मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया उसको चीटा से। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, वही बात, चार्ज कितना है क्यू, जिसको हमने कहाँ फेंक दिया? आंसर है मैग्नेटिक फील्ड में। मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव चार्ज है जिसको मैंने चार्ज जिस पर कितना है क्यू, और इसको मैंने किस तरफ फेंक दिया? इस तरफ। और इस चार्ज की वेलोसिटी कितनी है? v, और किसके अंदर फेंका? मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वैल्यू कितनी है? स्ट्रेंथ कितनी है? b। तो ये 3 चीज़ें मैंने बता दी। अब मुझे बताइए इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स किधर होगी? तो आपको रूल सिखाया था, पाम रूल। मैंने कहा था ये फिंगर्स जो हैं आपने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर लेनी है, अंगूठा वेलोसिटी की तरफ कर लेना है, और जिधर पाम जाएगी उधर इस पर क्या लगेगी? आंसर उस तरफ इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, लेकिन बेटा हमने पाम रूल से चेक किया, इस पर लगने वाली फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। बात समझ गए? तो आपने ये सिचुएशन देख ली कि किस तरह उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगती है। और इस फोर्स को बेटा जो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मैंने बताया था इस चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है और एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई की है। वो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पर जो कि ऐसा मैग्नेट बिहेव दिखा रहा होता है, इस पर फोर्स लगाती है। और हमने पढ़ रखा है कि मूविंग चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है उस पर लगने वाली फोर्स कितनी होती है? क्यू इंटू वी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसके साथ? बी के साथ। तो ये बेटा उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली कौन सी फोर्स आपके पास आ चुकी है? सर उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ चुकी है, जिसको आप ऐसे एफ बी के नाम से लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, बी का मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेटा इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगने लगी। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स थी, अब इस पे लगने वाली कौन सी है? मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ गए? अब तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? अब हमने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी। कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी, प्लस वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी। दोनों फील्ड्स को हमने अप्लाई कर दिया इकट्ठे। वो भी सिचुएशन में बना के दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। मिसाल के तौर पर यहाँ पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो ऐसे ही नीचे को बना देते हैं। ठीक है, ये लो मैंने इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके अंदर मैं इसी तरह चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंकने जा रहा हूँ, लेकिन अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड को तो अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड को भी अप्लाई कर देता हूँ, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक साइड पे मैंने ऐसे पॉजिटिव प्लेट बना दी और दूसरी साइड पे मैंने ऐसे जो है वो एक नेगेटिव प्लेट को बना दिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये ग्रीन कलर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आंसर है ग्रीन कलर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। और जो ब्लू कलर की प्लेट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। अब हम अगला सीन देखेंगे क्या बनने जा रहा है। अब इसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल है जिसको किस तरह प्रोजेक्ट किया गया है? आंसर है इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रख के किस तरह प्रोजेक्ट किया गया है? आंसर है इस चार्ज को हमने इस तरफ प्रोजेक्ट किया है। बात समझ गए बेटा? ठीक है, अब जब इस तरफ इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा सोचो।
आपने देखा जब चार्ज पार्टिकल इस तरह प्रोजेक्ट किया जाता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब वेलोसिटी की तरफ, पाम की तरफ। इस पर क्या लगेगी? आंसर है इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। ठीक है, वही पाम रूल से FB। और इस पर ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास कौन सी प्लेट है? नेगेटिव प्लेट है। आपको पता है ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट इस पर किधर फोर्स लगाएंगी, वो उधर मैं सिखा चुका हूँ, बस प्लेटों थोड़ी मैंने जो है डायरेक्शन उनकी थोड़ी सी बदल दी है। तो इस पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स होगी बेटा वो इस डायरेक्शन में, और प्लेट पॉजिटिव इधर लगाएगी, नेगेटिव प्लेट इसको नीचे को लगाएगी। ये वाली फोर्स कौन सी है? आंसर है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, अगर पॉजिटिव प्लेट मैं इधर लगा देता, नेगेटिव इधर लगा देता, तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर बनती। अगर पॉजिटिव प्लेट में इधर लगा देता, नेगेटिव इधर लगा देता, तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर बनती। अगर मैं पॉजिटिव प्लेट नीचे लगा देता, नेगेटिव प्लेट ऊपर लगा देता, तो फिर बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऊपर को ही बनती। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह से प्लेट रखने में फोर्स की डायरेक्शन जो है उसी हिसाब से जो है उसके अंदर चेंज आ जाएगा। अब इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? आंसर है सर जब मूविंग चार्ज को, मैंने क्या बोला, चार्ज कौन सा हो? मूविंग हो, उसमें उसको कहाँ रखा गया? आंसर है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दी गई, और उसको कौन सी फील्ड अप्लाई कर दी गई? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी, प्लस में हो सकता है, बल्कि ऐसा इस केस में है कि उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। आपको पता है अगर एंगल 0 या 180 हो तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, आपको मैं पिछले टॉपिक में स्टडी करवा चुका हूँ। तो अगर एंगल अदर देन 0 या 180 है तो फिर इस पर मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी। तो बेटा इस चार्ज पार्टिकल पर दोनों फोर्स लग रही हैं। तो अब टोटल फोर्स कितनी होगी? आंसर है चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर जो टोटल फोर्स लगेगी वो क्या होगी? दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम। तो मैं लिख सकता हूँ इस चार्ज पार्टिकल पर एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, प्लस इस चार्ज पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फोर्स अमल कर रही है, और नेट फोर्स जो है वो दोनों फोर्सेस का सम है। तो बेटा ये वाली फोर्स जो होती है ये दोनों का सम है। हम इसको लिख सकते हैं E मल्टीप्लाई बाई Q, और इसको हम लिख सकते हैं Q, यहाँ पे V है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्या है? B। तो ये बेटा मैंने टोटल फोर्स को ऐसे लिख दिया। और बेटा यही वाली जो फोर्स है जो दोनों फोर्सेस का सम है, इसको हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। क्या हम नाम देते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स किसके इक्वल होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो उस पर लग रही है, दोनों फोर्सेस का सम होती है। तो बेटा ये मैंने जो शुरू में डेफिनेशन लिखी थी, मैंने कहा था एंड पे समझ आएगी। तो यही है वो चीज़ कि कब उस पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, कब उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और कब उस चार्ज पार्टिकल पर दोनों फोर्सेस जो हैं वो अमल कर रही होती हैं। मैंने तीनों सिचुएशन डिस्कस की। अब अगला सवाल है क्या इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर सकती है? आंसर है यस कर सकती है। अब अगला सवाल है क्या मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर सकती है? अब ये सारे MCQs हैं बेटा, तो अब हमने चेक करना है डज द मैग्नेटिक फोर्स वर्क, क्या मैग्नेटिक फोर्स काम करती है या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क करे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, सवाल लिखते हैं डज द मैग्नेटिक फोर्स वर्क, क्या मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वर्क करती है। तो अब हम अभी इसको चेक करने जा रहे हैं। अब ये थी मैग्नेटिक फोर्स अकेली, ठीक है, इसको चेक करते हैं। ये आपका MCQs भी है और इससे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा इसके चांसेस रहते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट MCQs होता है। ठीक है, आपको पता है वर्क जब भी चेक करना हो हमने, वो बराबर होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉज ऑफ थीटा। थीटा एंगल लेना है फोर्स के दरमियान और किसके दरमियान बेटा? डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। बात समझ गए? अब मुझे बताइए मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती है? ये सारी आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, ये कितनी है? FB। और चार्ज पार्टिकल जो है डिस्प्लेसमेंट किधर तय कर रहा है? ये देखें आपके सामने है सारा कुछ। फोर्स किधर लग रही है? ऊपर को, और वेलोसिटी यानी वो जा किधर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा है? इधर को। तो बेटा जब भी किसी चीज़ पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसकी वेलोसिटी और फोर्स में हमेशा जो एंगल होता है वो 90 होता है। ठीक है, और जब उसकी फोर्स और वेलोसिटी में एंगल जो है वो 90 है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगती ही उसकी वेलोसिटी के साथ, बोलो किस एंगल पे? 90 के एंगल पे। कोई भी पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है, मैग्नेटिक फोर्स जब भी उस पर अगर अमल कर रही है तो उस चार्ज की जिधर वेलोसिटी है या जिधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसके हमेशा किधर लगेगी? परपेंडिकुलर
90 के एंगल पे, और आप उसको किससे चेक कर सकते हैं, आपका जो पाम रूल है या क्रॉस प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट, अब मिसाल के तौर पर ये इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी तय कर रहा है, तो मुझे बताओ एंगल कितना है, आंसर है एंगल यहाँ पे 90 है। तो बेटा cos 90 कितना होता है, 0। तो मुझे बताइए मैग्नेटिक फोर्स ने वर्क कितना किया, आंसर है मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क होता है वो 0 होता है। तो आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट वर्क। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करती, डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करती। तो फिर करती क्या है, बोलो, अगर ये वर्क नहीं करती तो फिर क्या करती है, जस्ट चार्ज पार्टिकल को मोड़ती है। मैंने आपको पहले भी कई चीज़ें ऐसी पढ़ाई हैं, फर्स्ट ईयर में भी 100 दफ़ा बताया बेटा, अगर कोई चीज़ आपके पास इधर वेलोसिटी है, इधर ही फोर्स लगेगी, तो वो चीज़ की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वर्क होगा। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब वर्क हो रहा है। अगर कोई चीज़ मेरा बेटा इधर को जा रही है और उस पर लगने वाली फोर्स उसके अपोजिट है, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब भी वर्क हो रहा है, नेगेटिव वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अगर पढ़ें तो। तीसरी सिचुएशन मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई, अगर कोई चीज़ इधर को जा रही है, उस पर लगने वाली फोर्स जो है जिधर जा रही है उसके साथ 90 के एंगल बनाए, तो बेटा फिर इससे क्या होता है, वो चीज़ सर्कल में घूमना शुरू कर देती है। इससे वेलोसिटी बढ़ती है, इससे वेलोसिटी कम होती है, इससे वेलोसिटी बढ़ती भी नहीं है, कम भी नहीं होती, जितनी वेलोसिटी है उतनी रहती है। बस मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, उसको मोड़ती रहती है। यहाँ पे फोर्स से वेलोसिटी बढ़ाने का काम लिया गया है, यहाँ फोर्स से वेलोसिटी को रिड्यूस करने का काम लिया गया है। यहाँ से फोर्स को वेलोसिटी बढ़ाने या कम करने का नहीं, बल्कि उसकी डायरेक्शन चेंज करने का। तो डायरेक्शन चेंज करना, मोड़ना मतलब डिफ्लेक्ट करना। तो बेटा आप लिख सकते हैं जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, अगर मूव कर रहा है चार्ज, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस केस में मैग्नेटिक फोर्स जस्ट अ, या मैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ठीक है। और ये अगर, क्योंकि ये मूविंग चार्ज पर जब लगती है, फोर्स और वेलोसिटी में एंगल कितना होता है, 90। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर ये मुसलसल उस चीज़ पे हम अप्लाई करें, इससे हम उस चीज़ के अंदर सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करना शुरू कर देती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, अगर उस पर मुसलसल आप लगाई जाएंगे, वो चार्ज पार्टिकल को इधर 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 ऐसे मोड़ती जाएगी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम करना शुरू कर देगी। तो इसको आप एज अ कह सकते हैं कि एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, इससे ड्यूटी ली जा रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो उसके तौर पे ये अमल कर रही होती है, ठीक है। तो इसे हम सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे जो है वो ड्यूटी परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है जी। तो ये था बेटा सारा लेक्चर, फोर्स ऑन अ चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, दोनों फील्ड की कंबाइंड फोर्स, कौन सी फोर्स वर्क करती है, कौन सी फोर्स वर्क नहीं करती, कब वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं, कब वेलोसिटी कम कर सकते हैं, वेलोसिटी का क्या एंगल हो तो बढ़ती है, वेलोसिटी का फोर्स के साथ क्या एंगल हो तो कम होती है, वेलोसिटी के फोर्स के साथ क्या एंगल हो तो सर्कुलर मोशन पैदा होती है, किस केस में ये सेंट्रीपिटल का काम करती है, किस केस में एक्सेलरेटिंग का काम करती है, डीसेलरेटिंग का काम करती है। तो ये सारी बेटा जो स्टोरी है आपके सामने, दिस इज़ कॉल्ड लॉरेंट्ज़ फोर्स। आपने सारा कुछ इसमें सीखा। इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एफएससी लेवल के लिए मेरा ख्याल ये चीज़ें इनफ है। इससे ज़्यादा बहुत सी डिटेल हम और इस पर बना सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरा मेनली फोकस एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, सो आई थिंक ये इनफ है आपके लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।